एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसके जो है 30 क्वेश्चन आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिलेगा। और आज के जो मैंने क्वेश्चंस पुट किया है यहाँ पर, जो भी क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ईजी भी नहीं है और बहुत ऐसा भी नहीं कि एग्ज़ाम से एकदम बाहर ही हो जाए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपने दोनों फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों जगह फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप पेपर 1 में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड पेपर 2 में भी। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास के जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, CDP हो गया, EVS हो गया, SST, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का कराती हूँ। सब देखते भी, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। टेलीग्राम पे मैं क्विजेज़ वगैरह देती हूँ सो दैट आपका जो है प्रैक्टिस होता रहे। वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम जो है आप मेरे को बता सकते हैं। तो देखिए, आज जो है 15 क्वेश्चंस मैं करूंगी और आप मुझे लास्ट में बताना कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हुए हैं। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, उसकी दिशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस पढ़े जा रहे हो और आपके आंसर जो है वो हमेशा गलत हो जा रहे हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस करना। तो ऐसे ही मैं आपकी हर दिन प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि CDP जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो है इसमें से ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। इसको पढ़ना है, उसके बाद से आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें से जो कोलबर्ग ने जो अपना जो नैतिक का सिद्धांत दिया है उसमें जो स्टेज है, आपको पता है कि 3 स्टेज और इनके 6 लेवल हैं, उसमें से कौन सा है। तो ये हम पहले पढ़ते हैं, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि इसमें किस बात के बारे में कहा गया है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाई सेल्फ चूजन ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। इसका मतलब ये है कि जो अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य जो है वो परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब देखिए, इसका मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मतलब कि आप बिना किसी कानून एवं सामाजिक समझौते पर कोई ऐसा काम करें जो कि संपूर्ण मानवता के लिए जो है वैध होता है, वैलिड होता है, ऑल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। तो ये एक ऐसा इन्होंने एक स्टेज की बात की है जो कि है ऑप्शन नंबर 4, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4, इसमें यह बात कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना भी पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब फॉर ऑल ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा काम करें जो कि वैध होता है, बिना कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना। तो याद रखिएगा, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इज राइट। और ये जो है आपको याद ही करना होगा, क्योंकि कुछ थ्योरी जो है वो याद ही करनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब ये देखते हैं, वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, मतलब जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है उसका जो प्रमुख कौशल है उसमें से कौन सा एक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है एक प्रमुख कौशल है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। तो अगर आपने जो है पियाजे की कॉन्क्रीट जो SPCF जो उनकी थ्योरी है जिसमें 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, कॉन्क्रीट की। और जो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसमें आपके सामने कोई चीज़ हो तो आप उस चीज़ को समझ सके, बट अगर आपके सामने से वो चीज़ हटा दिया जाए तो आप उसके बारे में जो है नहीं सोच सकते हैं। तो वो होता है कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट में ही जो है एबिलिटी टू कंजर्व, ये वाली जो क्वालिटी जो है वो बिल्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, मतलब सुरक्षित रखने की योग्यता। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखे तो वो किस में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर से देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन तो आना कंफर्म है, इसलिए इसकी थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यूज लर्निंग एज, मतलब जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे जो संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं।
तो आपको ये बताना है कि जो जीन पियाजे हैं एंड वाइगोस्की ये संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि एक्विजिशन ऑफ स्किल्स मतलब कौशलों का अर्जन, इसकी बात करते हैं नहीं, या फिर कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, जो कंडीशनिंग प्रतिक्रियाओं का जो अनुबंधन होता है, ये इसकी इन दोनों लोगों ने क्या इसकी बात की है, तो ये भी नहीं है। पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेस मतलब निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इन्होंने किस चीज़ की बात की है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट मतलब सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है संरचनावादी जो अधिगम है उसको किस रूप में देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो याद रखिएगा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बट किससे, सक्रिय विनियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन है, पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, इनकी थ्योरी तो है बट उसमें लैंग्वेज को क्या करता है कि आपको थोड़ा सा मोल्ड करके बस आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसमें से आपको सही चीज़ जो है वो ऑप्शन जो है वहाँ पर आपको सही करना होगा। तो वो आप कैसे कर पाएंगे, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर से आपने कुछ स्टोरीज वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, और वो किस टाइप की है, वो दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। कि आपने जो है ऐसी कुछ स्टोरीज को जो है आपने प्रेजेंट करने के लिए क्लिप किया है जो कि आदमी एंड औरत मतलब मैन एंड वुमन दोनों का जो है नॉन ट्रेडिशनल रोल्स मतलब जो कि गैर परंपरागत हो। एक होता है ट्रेडिशनल जो कि काफ़ी समय से एक ही चीज़ें जो है अभी तक चली आ रही हैं, और जो ये नॉन ट्रेडिशनल होता है वो उससे हट के होता है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। जो आपने ये चीज़ न्यूज़पेपर से कुछ स्टोरी उठा लिया कि जिसमें आपने देखा होगा कि मैन और जो वुमेन है वो सब इक्वल है, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उस टाइप्स के कुछ भी स्टोरीज जो है आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं प्रमोट जेंडर बायस जो कि लैंगिक जो पक्षपात है उसको बढ़ाने के लिए नहीं। यहाँ पर तो आपको ऐसी पहले की जो चीज़ें चल रही है उसे हट के कर रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो लोग हैं जो समाज है उनकी जो सोच है वो बदल जाए कि मैन हो चाहे वुमेन हो सब इक्वल हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखिए प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब जो जेंडर स्थिरता है उसको बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स मतलब जो रूढ़िवादी सोच होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं कि रूढ़िवादी सोच का मतलब यही होता है कि जो लड़के हैं वो रो नहीं सकते हैं और लड़कियां जो है केवल गुड़ियों से खेलती हैं, ये सारी सोच जो होती है वो रूढ़िवादी होती है। एंड 4 काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स आपको जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसको काउंटर करने के लिए मतलब उसका सामना करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इस चीज़ को कि अगर आप इसको ऐसे पोर्ट्रे करें जिसमें कि मैन है वुमेन है, न्यूज़पेपर में से मान लीजिए कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ भी पिक्चर्स वगैरह आपने उठा लिया और वो जिसमें कि जो काम जो है पहले से लड़के बस करते आ रहे हैं, और अगर उस काम को जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाना आपने देखा ही होगा कि पहले बस लड़के ही जो है सीखते थे चलाते थे, बट अब सब कुछ एकदम इक्वल हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करते हो, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है जो कि रूढ़िवादी सोच है उसको काउंटर करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। अब आप ये देखिए आज आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो चाहे किसी तरह से क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर हमेशा सही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। अब चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो वैसे भी अब नहीं आने वाले हैं एग्जाम्स में, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जितना टफ आप करेंगे, अभी से तैयार रहेंगे टफ क्वेश्चंस के साथ, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स सोशलाइजेशन मतलब एक जो बच्चा है उसके समाजीकरण में इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, कौन सी जो भूमिका है वो अदा करता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो जो है फर्स्ट होता है मतलब प्राथमिक कारक होता है, और जो स्कूल है उस मतलब परिवार के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा जो है द्वितीयक कारक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा इसलिए मैंने आपको बताया है। तो एक बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए मीडिया भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल भी होता है क्योंकि मीडिया से भी बहुत कुछ सीखता है, स्कूल से भी, फैमिली से तो ऑफकोर्स सीखता है, एंड अपने आस पड़ोस में भी। तो सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 इज राइट। अब ये तो एक ईजी क्वेश्चन आ गया है जो कि आप सभी के लिए ईजी होगा।
6 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी, मैंने आपको हमेशा बताया कि हार्वर्ड गार्डनर्स की जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने थ्योरी दी है। इसे क्वेश्चंस आता ही है बट काफ़ी इजी होते हैं। तो इन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी जो थ्योरी है, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। मतलब यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो आपको इसको देखकर बताना है कि ये जो है कौन सी इनकी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें से कौन सी थ्योरी जो है इस चीज़ को कैटेगराइज्ड करता है, मतलब इसको दिखाता है, कौन सी विशेषता है इनकी। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं, ये जो विशेषताएं हैं उसमें से ये एक व्यक्ति है उसकी कौन सी बुद्धि को जो है शो करता है, दिखाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी क्वालिटी यहाँ पर लिखी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ नोट कर लीजिए, चाहे जो भी हो इससे पूछेगा ही। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ये इसकी विशेषता है किसी पर्सन की, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperaments and motivations and intentions of others मतलब दूसरे की, आप दूसरे की जो है मनोदशा को, उसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव हो गया, उसका जो प्रेरणा है तथा उसका जो अभिप्राय है, मतलब आप किसी की फीलिंग्स को, किसी का नेचर, चाहे किसी का मोटिवेशन हो, उन सभी को आप उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। देखिए, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि पहले मैं इसे क्लियर कर दूंगी तो आप समझ जाएंगे। इंटरपर्सनल क्या होता है, जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडियाज़, कोई भी फीलिंग को एक्सचेंज करें, मतलब एक दूसरे के साथ जो है आप उसको एक्सचेंज करें, चाहे आप वर्बली करें, नॉन वर्बली करें, बट वो किसके बीच में होगा, या वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होगा, उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो अब जो है ये हमेशा क्लियर रखिएगा कि इंटरपर्सनल क्या होता है, जहाँ पर अपने आप आइडियाज़ को जो है दो से अधिक लोगों के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो वर्बली करें चाहे उसे नॉन वर्बली करें। तो इसमें भी वही चीज़ बोला है कि दूसरों के आप फीलिंग्स को, उनके स्वभाव को, उनके मोटिवेशंस को आप जो है उचित तरीके से पता लगाने के लिए, अगर आप इंटरपर्सनल आपके अंदर क्वालिटी है तो आप ऐसा जरूर कर लेंगे। तो 6 का जो है वो हो गया 3। और इंट्रापर्सनल होता है, मतलब आप खुद के बारे में जो है जानते हैं, खुद के बारे में, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल दूसरों का। तो ये जो है एक, इसमें हमेशा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। 7 पे चलिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको इस बार बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है सीटेट का पैटर्न यही हो चुका है कि जितना ज़्यादा हो सके आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और ये काफ़ी लेंदी भी होता है, बट हम इसको अब बहुत आराम से करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा रीज़न, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सा जो है कारण होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आंसर है। तो पॉजिटिव की ट्रिक्स जो है मैंने आपको बताई ही है, उसी से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, टू सेपरेट एंड लेवल चिल्ड्रेन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। बिल्कुल गलत। मैंने हमेशा बताया है, हम अगर कोई बच्चा जो है नहीं कुछ अच्छा कर पा रहा है, या फेल हो जा रहा है, या पास हो जा रहा है, बट हमको उस पर कोई भी लेवल नहीं लगाना है, हमें उसे अलग नहीं करना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, ये गलत। अब ये देखिए दूसरा, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। यस, हमको जो है अपना जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें हमेशा सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही चीज़ पकड़ के नहीं पढ़ानी है, उसको टाइम टू टाइम उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो दूसरा तो सही है। एक और देख लेते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा जो ये है कि आपको समय के साथ बच्चे में जो भी अधिगम परिवर्तन होते रहते हैं एवं प्रगति, मतलब वो कितना जो है अचीव कर रहा है, उसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए। तो हाँ, ये तो करते ही रहना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है और आप बच्चों को क्या चीज़ें सिखा सकते हैं उसके बेटरमेंट के लिए। तो दूसरा और तीसरा भी होगा। अब कुछ एलिमिनेट करते हैं, जहाँ जहाँ दूसरा तीसरा ना हो उसे काट देते हैं। देखिए इसमें नहीं है, इसे भी काट देते हैं, इसमें तो है, अब इन तीनों में है। बट एक चीज़ आपने देखा होगा, ये वाला जो है नहीं है किसी में पहला, क्योंकि हमको लेवल नहीं लगाना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो जहाँ पहला है उसे काट देते हैं। ये पहला है, देखिए इसमें, इसको काट दिए, इसमें भी पहला, इसे काट दिए।
और आप देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन्हीं में से कोई होगा। दूसरा तीसरा तो कंफर्म है, चौथा भी एक बार देख लेते हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद पेरेंट्स, मतलब बच्चे की जो है कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी मजबूती मतलब उसके स्ट्रेंथ क्या है, जो भी उसके चैलेंजिंग एरियाज़ हैं उन सभी के बारे में आपको बच्चों के माता पिता से बातें करनी चाहिए। तो यस, डिस्कस करना चाहिए। तो ये भी दूसरा, तीसरा, चौथा इज़ राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। ये देखिए क्वेश्चन बस ये बड़ा था बट डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, 7 का होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब जो प्रगतिशील जो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे का जो है प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो सके, उसके बारे में जो है ये कॉन्सेप्ट लिखा है। तो उसमें सबसे प्रमुख जो है अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है जिससे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो हो सके। तो आपको इसमें से सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है क्योंकि हमको बच्चे के जो है प्रोग्रेस को देखना है। तो देखते हैं, पहला देखिए टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, मतलब जो टेक्स्ट बुक पे ही बस ध्यान होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा देखिए बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी है मतलब उसकी क्षमता है और उसका जो पोटेंशियल है मतलब उसमें आपको भरोसा करना चाहिए। यस, ऐसा नहीं है कि आप केवल कुछ बच्चों को ही काम मतलब देख लें कि हाँ ये 4-5 बच्चे बहुत तेज हैं, आप उनको आगे बैठा रहे हैं, बस उन्हीं से बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर बच्चे में ये विश्वास दिलाना है कि उसकी जो क्षमता है, चाहे उसकी जो पोटेंशियल है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। तो ये तो सही है, बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। तीसरा देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट, मतलब मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, ये तो यहीं पर गलत हो जाता है क्योंकि आप हर बच्चे के लिए एक ही निर्देश जो है वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर बच्चा जो है अलग होता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई स्लो सीखता है। तो 3 भी नहीं होगा। 4 देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, मतलब जो बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा का मतलब आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने से आपकी जो है प्रशंसा हो सके, लोग आपकी तारीफ कर सकें, या फिर आप कुछ इनाम वगैरह के जो लालच में भी आप कर सकते हैं उसे बोलते हैं। एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, और एक ही टाइप का जो है मूल्यांकन आप सभी के लिए रख दें, तो ये भी गलत होगा। तो इसका सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2, कि आपको हर बच्चे की कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल्स में जो है बिलीव करना होगा। आई होप आपको सच में समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा क्योंकि मुझे आपके एक लाइक से सच में बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी जो है अलग होता है। तो उसको समझने के लिए इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, तो वो देखते हैं कि एक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला देखिए, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, मतलब जो बच्चे का जो इनहेरिटेड है, जो वंशागत जो विशेषताएं हैं मतलब जीन्स, उस पर आप विचार करें, और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, मतलब कि जो हमारी जो वंशागत विशेषताएं होती हैं वो हम सभी को जो है जीवन में एक विशेष शुरुआत देती है, ये होगा। अब ये देखिए एक बट ये बात किस चीज़ का कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं, टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, मतलब आप जो है केवल एनवायरमेंट फैक्टर्स जो हैं, जो पर्यावरणीय कारक हैं उस पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जो है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे, वही हमको लाइफ में कुछ काम करने के लिए आगे मोटिवेट करता है, या फिर दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमको जो है अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है, बस केवल एनवायरनमेंट, ये भी नहीं। तीसरा देखिए, टू कंसीडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, मतलब हमारा जो शरीर है एवं जो हमारा दिमाग है वो दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ये भी नहीं। 4 देखिए, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, एंड दिस इज द राइट आंसर बिकॉज जो वंशागत जो हमारी विशेषताएं होती हैं, जो हमारी इनहेरिटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं वे एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंट जो है, मैंने हमेशा बताया है, वो हेरिटेज मतलब कि
जो आपकी जो हेरिडिटी है एंड जो एनवायरमेंटल है, इसका क्या है, गुणनफल है। तो याद रखिएगा जो हमारा डेवलपमेंट है वो बस जो है कि आपके अंदर जो है कुछ जीन्स वगैरह, मतलब जीन्स वगैरह की वजह से, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा जो हैं काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनका बच्चा भी जो है वही चीज़ करेगा। तो अगर केवल ये बात है तो गलत है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट का काफ़ी इफेक्ट होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी जो हैं, अगर उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पाया है, गलत संगति की वजह से भी वो लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं। तो जो नो डाउट कि जो है जीन्स वगैरह का रोल नहीं होता है, बट उसके साथ जो है आपका एनवायरनमेंट भी, मतलब ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कहीं भी ऐसा दिखे तो आपको याद रखना है इनहेरिटेड एंड जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो दोनों ही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नॉट पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इंडिविजुअल्स डिवेलप एट डिफरेंट रेट्स, मतलब जो व्यक्ति है वो अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो ये तो राइट है, और हमसे ये गलत वाला पूछा है। गलत वाले पे ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि सही वाला पूछा है, हम उसको टिक करते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं हमेशा याद दिलाती हूँ। तो ये तो सही है, सब में अलग ही होता है। दूसरा देखिए, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, और एक बार ये जो है ऑप्शन के ही तौर पे ये क्वेश्चन ही बना के पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा कि विकास जो है वो तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी राइट है। तीसरा देखिए, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो हमारा विकास होता है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। अब इसका मतलब कुछ लोग इसको नेगेटिव में सोचेंगे, नहीं। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, बट इसके पहले जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ एक ऐसी एज होती है जहाँ पर हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अब ये तो चीज़ पता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो वुम्ब टू टॉम्ब चलता है, मतलब कि माँ के जो है गर्भ से लेके जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आप सीख सकते हैं, ये तो राइट है। बट उसके बावजूद भी एक धीरे धीरे जो है सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है, तो इस वजह से ये राइट है। एंड 4 देखिए, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। इसमें ये बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है उसकी एकदम एग्जैक्ट जो है आपको कोर्स पता चलता है, मतलब उसकी सटीक गति एवं उसका जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो आपको उस जन्म के ही समय, मतलब जब आप पैदा होते हैं उसी समय जो है वो निर्धारित हो जाती है कि आप जो है लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं। तो ये तो गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है आपको पता है कि वो तो जब आपका ग्रोथ, आपका जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट आपको कैसा मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गलत है इसलिए, और गलत वाला पूछा ही था तो इसलिए ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस देखिए। और हाँ, मुझे पता है कि आपको बहुत, देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। सेवरल रिसर्च स्टडीज़, मतलब बहुत सारे जो हैं रिसर्च हुए, जो शोध अध्ययन हुए, उनसे क्या पता चलता है, सो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज़ देन गर्ल्स। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। मतलब बहुत सारे शोध अध्ययन से ये पता चला कि जो टीचर होते हैं वो लड़कियों के कंपेयर में, मतलब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से जो है अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, मतलब इंटरैक्ट करते हैं। किसके? लड़कियों के कंपेयर में बॉयज़ से ज़्यादा करते हैं। तो इसका सही विवेचन क्या है, इसका सही रीज़न आपको बताना है कि ये चीज़ें ये बोला गया है तो इसका क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला देखिए, बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ दैन गर्ल्स, मतलब लड़कियों की तुलना में जो लड़के होते हैं उनकी जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है, क्षमता, वो काफ़ी अधिक होती है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। लड़के लड़कियां जो हैं अब तो एकदम इक्वल है। अब तो आप देख रहे होंगे कि लड़कों के कंपेयर में जो है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ये चीज़ गलत है क्योंकि अब लड़कियां भी काफ़ी आगे हो चुकी हैं, ये गलत है। दूसरा देखिए, बॉयज़ नीड मोर अटेंशन दैन गर्ल्स। अब ये कहाँ लिखा है कि लड़कों को जो है लड़कियों के कंपेयर में ज़्यादा जो है अटेंशन चाहिए होता है, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, और आपको बताना है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उस पर ध्यान रखिएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, येस एंड दिस इज राइट। क्योंकि ये जो है अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है कि किसी भी स्कूल में या कहीं भी ऐसा हो कि आप लड़कियों के कंपेयर में लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है जेंडर बायस का, लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, किसमें? टीचिंग्स में। तो यही जो है राइट है।
4 देख लेते हैं, बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों को बहुत आसान अच्छे से जो है क्लास में कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी कहीं जो सही चीज़ नहीं है, तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है, जेंडर बायस इन टीचिंग। एक चीज़ याद रखिएगा, जेंडर बायस और जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, इसे क्वेश्चन बहुत आएगा। तो जेंडर बायस का मतलब आप कहीं पर पक्षपात कर रहे हो, और स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी सोच जो काफ़ी समय से चली आ रही है। तो कई बार ऐसा आएगा कि जेंडर बायस भी दिया है ऑप्शन में एंड स्टीरियोटाइप भी दिया है, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज को पकड़ना है कि वो क्या पक्षपात कर रहा है, मतलब कि लड़के ज़्यादा तेज हैं लड़कियों से पढ़ने में, ऐसी बातें हो रही है, या फिर जो कुछ रूढ़िवादी सोच है जिसको जो है ब्रेक कर दिया है लड़कियों ने, क्योंकि अब जो है लड़कियाँ भी हर वो चीज़ कर रही हैं जो कि लड़के कर रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के बताया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखते हैं 12 देखिए, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस। डाइवर्जेंट का मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है उसके बारे में जो है बच्चा बहुत सारे सॉल्यूशन सोच सकता है, डाइवर्जेंट बोलते हैं। और कन्वर्जेंट मतलब आप जो है एक ही सेंटर में ही सारी चीज़ें सोचें। और जो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशन सोच सकते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, वो एक क्रिएटिव चिल्ड्रेन है। जिसे कि हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ डाइवर्जेंट को तो क्या बोलते हैं, अपसारी, और कन्वर्जेंट को क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसका अर्थ भी पूछता है कभी कभी। तो डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ कोई प्रॉब्लम है और उसको जो है उसका एकदम ओरिजिनल एवं जो है डाइवर्जेंट सोल्यूशन के साथ अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो इसमें से कौन सी विशेषता जो है बच्चों में होती है, कौन से टाइप के बच्चे जो है डाइवर्जेंट सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये बस बेसिकली यही कह रहा है कि जिसके अंदर डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो किस टाइप्स के बच्चे होते हैं, वही बताना है। तो क्या वो ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रेन होते हैं, मतलब अहम केंद्रित बच्चे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। या फिर वो इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन होते हैं, क्षतिग्रस्त बच्चे, ये भी नहीं। ये क्या होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रेन। 4 देखिए, चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसएबिलिटी, मतलब कोई जो है डिसेबल इस टाइप के बच्चे होते हैं, ये भी नहीं। तो इसका कौन सा होगा बेस्ट आंसर, क्रिएटिव चिल्ड्रेन। जो भी डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस ढूंढता है इसका मतलब वो क्रिएटिव है, तभी तो वो 4-5 चीज़ें ढूंढ ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, व्हाट इंस्ट्रक्शनल adaptation should a teacher make while working with student who are visually challenged, मतलब जो दृश्य रूप से बाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों के साथ जो है कोई भी काम करते टाइम एक टीचर को जो है किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनके हिसाब से कौन सी चीज़ें टीचर को करना चाहिए जिससे कि जो दृश्य रूपी मतलब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो बच्चा सीख सके। तो चलिए देखते हैं, याद रखिएगा वो क्या है, दृश्य रूप से बाधित है, विजुअली चैलेंज्ड है। पहला देखिए, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल्स, जिसे टैक्टाइल भी बोलते हैं। तो देखिए मतलब आप एकदम क्लियरली बोलिए एंड बहुत सी ऐसी चीज़ों का यूज कीजिए जिसमें बच्चा जो है टच करके मतलब छू के फील करके सीख सके। तो यस, ये तो हमें करना ही चाहिए। अब हमें यहीं पर अपना आंसर मिल चुका है, बट हम नीचे एक बार पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे ऑप्शंस एग्जाम में आएंगे। दूसरा देखिए, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, जब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप विजुअल प्रेजेंटेशन करके क्या कर लेंगे, ये तो कोई फायदा ही नहीं है। तीसरा देखिए, ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली, आप मतलब स्वयं अभिविन्यास करना खुद से करें ताकि उसको करके दिखाएं कि बच्चे जो है उसे ध्यान से देख सकें। ये भी रॉन्ग है क्योंकि बच्चा तो पहले ही विजुअली चैलेंज्ड है। 4 देखिए, फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट, मतलब रिटन टास्क कराइए और बच्चा तो देख नहीं सकता, तो क्या मतलब है इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 14 क्वेश्चन, कोऑपरेटिव लर्निंग का जहां बच्चे जो है एक दूसरे के साथ सीख सकें। पीयर ट्यूटोरिंग, इसका मतलब होता है कि जो हमारे जो क्लासमेट होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, उनसे हम कुछ सीख सकें। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, मतलब जो सहयोगात्मक अधिगम है या फिर जो हमारे उम्र के जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा जो टीचिंग्स होती है, जो शिक्षण होता है का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एंड जो हम उम्र साथी जो पीयर ट्यूटोरिंग है, इसका आप किस टाइप में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, कि आपको उसको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए कि हाँ ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसको आपको आगे बढ़ाओ ताकि बच्चा सीख सके। यस, ये तो राइट लग रहा है। नीचे देखते हैं, शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड,
आप उसको डिस्करेज करें कि नहीं तुम अपने दोस्त से, बगल में जो उसका दोस्त है उससे तुम कुछ मत सीखो, अलग अलग सीखो, तो ये तो गलत है। तीसरा देखिए, शुड बी ओकेजनली यूज्ड, मतलब आप कभी कभी जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है इसका आप केवल कभी कभी यूज करें, बिल्कुल भी नहीं आपको इसको डेली यूज करना चाहिए। 4 देखिए, शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब इसका आपको प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। देन सबसे बेस्ट आंसर क्या है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, इसको आप सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे की जो सीरीज है ऐसे मैं कंटिन्यू करती रहूंगी, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो समावेशी जो क्लास होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब कि आपको हर बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, ये नहीं कि आप तेज बच्चों का अलग ग्रुप बना दो, जो कमज़ोर है उनका अलग बना दो, ऐसा नहीं करना, सबको एक साथ पढ़ाना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कौन सा है वो देखते हैं। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, मतलब एक रूप निर्देश, आप सभी को एक ही निर्देश दीजिए, गलत है क्योंकि आपको हर बच्चे के हिसाब से देखना है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो ऐसा नहीं कि आप एक ही निर्देश दे दें। 15 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मतलब एक जो है टेस्ट जो है वो फिक्स कर लें और सभी को वही टेस्ट दे दो, तो ये भी गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा बच्चा जो है किस चीज़ को कर पा रहा है। अगर आप कोई बच्चा है उसको मैथ्स के सम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आप उसको वही दे दोगे तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तीसरा देखिए, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, मतलब आप जो है कॉम्पिटिशन की भावना बच्चों में लाएं और ऐसे टीचिंग्स को प्रमोट करें, ये भी नहीं। 4 देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो आपको एक ऐसे एजुकेशन प्लान की ज़रूरत है जो कि विशिष्ट हो, मतलब स्पेशल हो, जो बच्चा जो है जिस चीज़ को सीख रहा है, समझ पा रहा है, आप उसको उस टाइप्स के ही एजुकेशन प्लान बनाइए और वैसे ही समझाइए, ना कि सबको एक निर्देश दे दीजिए, ना ही आप उनको सबको एक जैसा टेस्ट कराइए, और ना ही आप उनके अंदर जो है कॉम्पिटिशन जो लर्निंग है आप उसको प्रमोट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी एक लाइक से सच में बहुत अच्छा मिलता है, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस आप सीखते रहिए और मैं बहुत सारी क्लासेस ऐसे ही लेकर आती रहूँगी। प्रीवियस क्लासेस जो हैं आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।